मेरे साथ इस समय मौजूद हैं युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। चर्चा है कि वो झाबुआ विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं सूत्रों के अनुसार। तो कुछ मुद्दे हैं उनके लिए जिससे हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये कि कल दावा किया बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कि वो तीनों सीटें झाबुआ जिले की जीतने जा रहे हैं। देखिए, वैसे भानु भूरिया जी की बातों को मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। और जिस तरह से वो तीनों सीटों की जवाबदारी ले रहे हैं, आज जनता ज़बरदस्त परेशान है, ज़बरदस्त दुखी है। और किस तरह से ज़बरदस्त बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है झाबुआ ज़िले में सब जानते हैं। और ज़मीनी स्तर पर हमारे तीनों विधायक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं। वहीं सांसद की तरफ से ज़िले में कोई भी कार्य नहीं हो रहा, ना ही सरकार की तरफ से हो रहा है। और जो भी व्यक्ति को काम करवाना रहता है वो पैसे देकर उनके पास पहुंच जाए और उसके बाद उनका कार्य को वो चिट्ठी आगे बढ़ा देते हैं। आज प्रशासन इतनी बुरी स्थिति में है कि वो सुने तो किसकी सुने। एक तरफ भानु भूरिया जी हैं, एक तरफ गुमान सिंह डामोर जी हैं, और बहुत सारे इतने सारे गुट हैं जो आपस में लड़ लड़ कर ही पूरी तरह से समय खराब कर रहे हैं और जनता का कोई भी कार्य हो नहीं पा रहा है झाबुआ जिले में। तो ये जो बोल रहे हैं 3 सीटों का, मैं आज आपको गारंटी से बोलता हूँ, लिख कर ले लें कि ये तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, वो भी 150 सीटों के साथ। पैसा एक्ट के सहारे बड़ी उम्मीद है बीजेपी को कि पैसा एक्ट के जरिए वो आदिवासियों के बीच में आदिवासियों को लुभाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, पैसा एक्ट पूरी तरह से फर्जी है और इसने पूरी तरह से आदिवासियों के साथ विश्वासघात करा है। जो पैसा एक्ट 1996 में बना था, जो कांग्रेस की सरकार थी, भूरिया कमेटी के निर्देशन में वो एक्ट बना था, उसमें जो भी नियम थे वो पूरी तरह से इस सरकार ने दरकिनार कर दिया और सिर्फ लागू करने के लिए इसको लागू करा है। उस एक्ट का ये उद्देश्य था कि हम पंचायती राज को और मजबूत करें, क्योंकि पैसा का फुल फॉर्म होता है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो पंचायती राज को मजबूत करने का काम था। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक पैरेलल सरकार बना दी, एक सामंतरण सरकार गांव में बना दी जो ग्राम सभा की, और एक पंचायती राज की अलग सरकार बना दी। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उससे ना गांव का विकास हो पा रहा है, उल्टा भाई भाई से लड़ रहा है और विवाद बढ़ गए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें खामी है कि पैसा का उद्देश्य था कि नौकरशाही से मुक्त हो सके हमारी ग्राम सभाएं, और नौकरशाही बिल्कुल भी नहीं हो, जो भी हो गांव में वो ग्राम सभा देखे, और स्वराज का एक नारा था। अब आज के समय में ये हो गया है कि जब जो उद्देश्य से ये पैसा एक्ट बनाया गया था, इसमें ये था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और आज क्या हो गया है कि ग्राम सभा को अगर कुछ भी पारित करवाना है तो उसको वापस से तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अगर इन्हीं के अधीन रहकर काम करना है तो पैसा एक्ट का उद्देश्य कहां पूर्ति होती है। दूसरा बहुत बड़ी जो इसमें खामी है, आपने ग्राम सभा से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे पंचायत के, उन्हीं को बाहर कर दिया। मतलब ये पहली बार मैंने सुना है इतिहास में कि पैसा एक्ट में जो ग्राम सभाएं बनेगी, ना उसमें सरपंच रहेगा, ना उसमें तड़वी रहेगा, और ना ही उसमें पंच रहेंगे। तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको बाहर कर दिया और आप अपने खुद के प्यादों को आपने बैठा दिया, जो आपकी बोली बोलेंगे, आपकी बात रखेंगे, और जो नौकरशाही थी उसके नीचे दबकर काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, यही पैसा एक्ट था जो अधिकार देता है कि जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। और ये खुद अलीराजपुर का एक वाक्य है, जब ग्रामीण कुछ लकड़ी ले जा रहे थे, किसी का देहांत हो गया, आपने भी उस मुद्दे को उठाया था, और उसको लेकर उस पर कार्रवाई भी हो गई, और बीजेपी के खुद जिला अध्यक्ष, बीजेपी के खुद पूर्व विधायक नागर सिंह जी, ये खुद धरने पर इनको अपनी सरकार के खिलाफ बैठना पड़ा। तो जब इनकी सरकार की और इनके बड़े प्रतिनिधियों की ही नहीं सुनी जा रही है, तो पैसा एक्ट किस काम का? आम जनता क्या कर लेगी, आम ग्रामीण क्या कर लेंगे? तो ये अपने आप में बताता है कि पैसा एक्ट बस पूरी तरह से बड़े भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। पैसा एक्ट में इन्होंने नियुक्तियां करी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सैलरी थी 25,000 रुपए और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सैलरी थी 45,000, 45,000 रुपए। और ये उन्होंने बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, परीक्षा के, उनको डायरेक्ट नियुक्तियां दी हैं, जो सीधे सीधे बीजेपी, आरएसएस या उनके
घटक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को इसमें भर्ती मिली है। और जो मेहनती लड़के थे, जो एक 2021-22 में एक प्रक्रिया हुई थी जिसमें एक मेरिट लिस्ट बनी थी, उस मेरिट लिस्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। उनको इंटरव्यू कॉल भी आए, पर पता नहीं एकाएक एक उनको मैसेज आया कि आपकी जो इंटरव्यू था वो स्थगित कर दिया गया है, और उसके कुछ दिन के बाद उनकी नियुक्तियां कर गई। तो सीधे सीधे जो गरीब लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जिनका इस पर अधिकार था, मेरिट वालों का अधिकार था, उसको दरकिनार कर कर ऐसे लोगों को दिया है जो इनके कार्यकर्ता हैं। तो पूरी तरह से युवाओं का अधिकार इन्होंने माना है, और ग्राम स्तर पर जो ताकत देनी थी हमारे साथियों को, वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। पैसा एक्ट को आप नकली बता रहे हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में आपकी डिग्री को लेकर शायद कोई कमेंट किया है भानु, नकली डॉक्टर बताया है। भानु जी, पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है मैं आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करी नहीं होगी। पर जो डॉक्टरी के लिए पढ़ाई लगती है, वो 16-16 घंटे उसके लिए पढ़ना पड़ते हैं। आप 16 घंटे फेसबुक पर गुजारते, मैं जानता हूँ। आप अगर इतने किताबों में गुजारते तो आज बड़े अफसर बन गए होते हैं। पर खैर, वो कोई बात नहीं है। और जो बीजेपी की सरकार थी, जब पीएमटी का मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, आपको ये मैं पहली बार कैमरे पर शेयर कर रहा हूँ कि 2011 में जब व्यापम घोटाला उजागर हुआ था, तब उस समय कांतिलाल भूरिया जी प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मेरा भाई भी पीएससी के थ्रू चयनित हुआ है, मेरे पूरे कागज़, मेरे भाई के पूरे कागज़ को सीएम हाउस में बुलाया गया था, और उसमें पूरा उस पर रेकी कर ली, उसको उसका इवैल्यूएशन करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। इनका था कि कैसे भी तरह ये उलझ जाएं ताकि कांग्रेस इस मुद्दे पर ठंडी हो जाए, पर उनको कुछ मिला ही नहीं। और भानु जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं पीएमटी में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ हूँ। उसके बाद प्री पीजी में पूरे मध्य प्रदेश में मेरी सेकंड रैंक आई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद सर्जरी में मेरे को गोल्ड मेडल मिला है सर्जरी में। तो ये सरकार आपकी, मैं चुनौती देता हूँ कि आज आप मेरी डिग्री का परीक्षण करवा लिए, और अगर वो सही पाई जाती तो आप राजनीति से इस्तीफा दे दीजिएगा, और अगर वो गलत पाई जाती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक और आरोप ये भी लगाया गया है बीजेपी की ओर से, भानु भूरिया की ओर से, कि कर्ज माफी जो थी आपकी वो व्यवस्थित नहीं थी, ठीक नहीं थी। देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद है, और भानु भूरिया जी कितने बड़े स्तर का झूठ बोलते हैं इससे साबित होता है। कर्ज माफ़ी में उनके खुद के पिताजी के कर्ज माफ़ी हुई है। ये इस चीज़ को कैसे नकार सकते हैं? पूरे दस्तावेज के साथ हम प्रस्तुत कर चुके हैं, उनके खाते नंबर प्रस्तुत कर चुके हैं। तो जब भानु भूरिया जी ने कर्ज माफ़ी का खुद ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है, तो वो जनता को ये कैसे बोल सकते हैं कि कर्जा माफ़ी नहीं हुई है? और इनके मंत्रियों ने खुद ने बोला है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका था, और आगे भी होने वाला था। तो भानु जी, पहले अपने घर वो गिरबान में झांक कर देखें। अगर कर्जा माफी नहीं हुई तो जो पैसे आपने अपने घर वालों के माफ करवाए वो किसी मंदिर में दान कर दें, तो लोगों का भला हो जाएगा। अब 4 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, झाबुआ से अभी माननीय कांतिलाल भूरिया जी विधायक हैं, और इसके बाद क्योंकि लगातार हमारी तैयारी जारी है, और सब दूर कार्यक्रम आयोजन, सबसे मिलना जुलना ये लगातार हम कर रहे हैं, तो जो भी संगठन का आदेश होगा उसका पूरा पालन होगा। और अगर संगठन का ये आदेश होगा झाबुआ से लड़ने का, तो बिल्कुल झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे, और जो जनता की अपेक्षा है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपने डॉक्टर विक्रांत जी को सुना, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और फिलहाल सबसे बड़ा बयान यही है कि उन्होंने अपने डिग्री को लेकर क्लियर किया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से उन पर आरोप लगाए गए थे। अब आपकी राय इस इंटरव्यू पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।